नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना। काल देशना में हमारे जो मेहमान हैं वो हैं सोशल चौकीदार श्री के शर्मा जी। वो हमारे सीधे सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं उन्होंने हमारे सवालों का क्या जवाब दिया है। सर नमस्कार, काल देशना चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। आपका काल देशना चैनल राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं को बड़े पुरजोरी से उठाता है। इसका लाभ समाज को हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं हमेशा ही आप इस चैनल से समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद। सर मेरा आपसे पहले और सीधा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में जो तांडव हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उनके परिवार वालों को मारा जा रहा है और बीजेपी कार्यालय के बाहर विस्फोटक पदार्थ का मिलना, इतना होने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई ना होने का क्या कारण हो सकता है? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि पश्चिम बंगाल राष्ट्र की बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है जी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियों से मिलकर उसे दूसरा कश्मीर बनाना चाहती हैं और इसलिए वो ये तांडव कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और उन्होंने ज़्यादा लोगों को इसलिए मारा कि बंगाल में भाजपा को लोग वोट न दे पाए और इसके पीछे उनकी मंशा ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले या इलेक्शन से बाद में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दे और उसकी आड़ में वहाँ पे विद्रोह हो जाए और गृह युद्ध छिड़ जाए। ये उनकी इच्छा है और तथाकथित जो मीडिया है विदेशी और भारतीय मीडिया का कुछ पार्ट वहाँ पे गृह युद्ध की घोषणा कर दे और अगर फोर्स का यूज किया जाए तो वो सोचे कि साहब वहाँ पे अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये उनका तरीका है अलग राष्ट्र की मांग करने का इरादा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला चल रहा है। इसलिए भाजपा राष्ट्रपति शासन लगाने में पीछे हट रही है और दूसरा तरीका देख रही है। सर अब मेरा अगला सवाल है कि किसान आंदोलन पर कई प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं, जैसे कि तिरंगे का अपमान, और कई लोगों का मानना है आंदोलन में किसान नहीं है। किसान आंदोलन देश को बदनाम करने के लिए विदेश से फंडिंग हो रही है और कई लोग जिनकी राजनीति खतरे में थी वह अपनी राजनीतिक कैरियर को चमकाने में लगे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसका जवाब भी बंगाल से जुड़ा हुआ ही है। जी सर। ये किसान आंदोलन है ही नहीं। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये किसान के नाम से एक ठेका चला रहे हैं कुछ लोग और इनके साथ भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं और भारत की कुछ ताकतें हैं जो सोचती हैं कि मोदी को, जो मोदी काम कर रहे हैं उनके माध्यम से कभी हटाया नहीं जा सकेगा। इसलिए कोई ऐसे बड़े कांड हों, चाहे पश्चिम बंगाल में हो या किसानों पे लाठीचार्ज हो, किसानों पे गोली चले, इस तरह के कुछ कांड हों जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो भारत को बड़ी ताकत बनने से रोकना चाहता है वो कुछ बोल पाए। ये राष्ट्रीय मसला नहीं है, ये मेरे हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय मामला है। नए किसानों का आंदोलन है। ये देश के तोड़ने के तरीकों में से एक तरीका ये भी है, जैसे वेस्ट बंगाल का, जैसे कश्मीर का मामला। ऐसे ही बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं कि इस तरह भारत की सरकार उकसावे में आकर और गोलियां चलाए, लोगों को मार दे, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिसमें बहुत सारे 10-15 देश शामिल हैं और चाइना और पाकिस्तान उसमें मुख्य है, वो भारत के खिलाफ आवाज उठा पाए। इसलिए सरकार किसान पर लाठी नहीं चलाई, किसान आंदोलन पर, क्यों किसान तो है नहीं, वो किसान के नाम पर नेतागिरी करने वाले प्लांटेड लोग हैं, उनको प्लांट किया गया है, पैसे के दम पर प्लांट किया गया है। जी सर। अब सर मेरा अगला सीधा सवाल यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की राजनीति पूरा विश्व देख रहा है। वह हमेशा केंद्र सरकार को टारगेट करते हुए देख सकते हैं और मोहल्ला क्लिनिक जो महामारी के समय पर
दिल्ली की जनता के लिए मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं आ सका। दिल्ली की भोली भाली जनता इस बात को क्यों नहीं देख रही? दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस कार्य पर आपके क्या तरीके से देखते हैं उनके इस कार्य को? देखिए, भारत में कोरोना सुनियोजित तरीके से फैलाया गया। जी, पहली वेव आई कोरोना की, वो उसे कंट्रोल कर लिया भारत ने और सरकार ने वैक्सीन बना ली, जो एक बहुत बड़ी घटना थी। और कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, दवा कंपनियां ये उम्मीद नहीं रखती थी कि भारत वैक्सीन बना लेगा। इसलिए वैक्सीन के खिलाफ बातें की गई। कोई कहता था बीजेपी की वैक्सीन है, कोई कहता था इसे नपुंसक बना देंगे ताकि लोग लगवाएं नहीं। अब जब ऐसा माहौल बन गया, कोरोना उन दोनों कम हो रहा था, तो प्राइवेट कंपनियां जो भारत की वैक्सीन बना रही थी, उन्होंने सोचा पता नहीं हमारी वैक्सीन बिकेगी कि नहीं बिकेगी, लिहाजा उन्होंने बनाना बंद कर दिया, कम कर दिया। और कुछ वैक्सीन बनी थी वो एक्सपोर्ट करती, क्योंकि भारत में जरूरत नहीं महसूस हो रही थी। लोग उकसा रहे थे लोगों को मत लगवाओ। अब इसी बीच दूसरी वेव प्लांट कर दी गई भारत में, और वो इतनी तेजी से फैलाई गई कि वैक्सीन की जरूरत अचानक पड़ी बहुत तेजी से। अब क्यों कंपनियों ने वैक्सीन पहले से ज्यादा नहीं बनाई थी, तो बनाना शुरू किया, तो वो सारी जरूरतें एक साथ पूरी नहीं हो सकी। अब दो तरह के लोग थे भारत में। एक विदेशी वैक्सीन को लाना चाहते थे, दवा कंपनियां उनको उकसा रही थी, उनको फंडिंग कर रही थी कि किसी तरह विदेशी वैक्सीन भारत में हमेशा की तरह आए और भारत का पैसा बाहर जाए, और मोदी ऐसा चाहते नहीं थे। तो एक तो वो लगे हुए थे। दूसरा, यहाँ के राजनीतिक लोग, उनकी इच्छा थी कि कोई बड़ा हो, किस तरह मोदी को बदनाम किया जाए। इसलिए वैक्सीन के नाम से, ऑक्सीजन के नाम से बदनाम किया गया। सर, आपने देखा होगा कि दिल्ली में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, लगातार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर रहा है कि 900 मैट्रिक टन हमें ऑक्सीजन चाहिए। अंत में किसी वकील ने प्रश्न उठाया, साहब इनकी ऑडिट करा लो, कितनी ऑक्सीजन चाहिए इनको। ऑडिट का नाम आते ही केजरीवाल 900 से घट के 500 पा गए। अब 500 की जरूरत नहीं हो रहा। अचानक ऑक्सीजन कैसे कम जरूरत पड़ने लगी, अचानक कैसे ज्यादा चाहिए थी? उन्हें पता था कि बहुत सारी ऑक्सीजन मांगो और अपनी राजनीति चमकाओ। तो एक तो राजनीति चमकाने का खेल हो रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, दवा कंपनियां जो सोचती हैं कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है, तो उन्हें रोकना था। और तीसरा, दवाओं की बिक्री होनी थी कि ज्यादा बिक्री हो। आप देखो रेमडेसिविर इंजेक्शन पर कितनी हाई तोबा हुई, और आज कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजीनियर किसी काम का नहीं इंजेक्शन, तो उतना इंजेक्शन बेचना था। अब जब आप पता करोगे रेमडेसिविर कौन बना रहा है, हमें नाम नहीं ले रहा चैनल पे, जब इस दिन आप में पता कर लोगे वो कौन व्यक्ति है जिसकी कंपनी है, तो आपकी बात 2 मिनट में समझ में आ जाएगी कि ये रेमडेसिविर का चक्कर क्या चला था। राजनीतिक पार्टी तो किसी तरह मोदी को हटाना चाहती है, वो कुछ भी करेंगे, लेकिन उधर दवा कंपनियां और विदेशी समुदाय जो हिंदुस्तान से डरा हुआ है, विशेष रूप से चाइना, डोकलाम में उसे सफलता नहीं मिली। अब उसे दूसरे मोर्चे में भारत को हराना था, इसलिए दूसरी वेव आई, और इसलिए तीसरी वेव की परिकल्पना की जा रही है। तीसरी वेव आएगी तो कुछ और दवाइयों के नाम आ जाएंगे जिनका कोई मतलब नहीं था। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय चक्र है जिसमें हमारे लोग फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे देश में कमी है कि यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके 2 भाग हैं। एक तो भारत के विरोध में हमेशा ही बोलता है, और एक वो है जो नौकरी कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी, उसे अपने स्वार्थ के अलावा कुछ पता नहीं, अपना छोटा फायदा हो जाए देश की नहीं सोचते लोग। इसलिए ये वितंडा बनाता है इनको, लेकिन उसको भी 10 दिन के अंदर सरकार ने काबू कर लिया और इनकी चाल नहीं चल पाई। और ये सर जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक बना था उसमें ना तो वैक्सीन का प्रबंध कराया गया ना टेस्टिंग का, उसके बारे में आप दोबारा रिपीट करें। सर दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक जो खुले थे केजरीवाल की तरफ से,
हाँ। तो उसमें ना तो वैक्स, देखो, हाँ जी, केजरीवाल तो वो आदमी है जिसका जीवन झूठ पर आधारित है। वो हमेशा किसी न किसी पर आरोप ही लगाया सारी जिंदगी उन्होंने, इसके अलावा कुछ किया नहीं। और दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश है, केंद्र शासित है, छोटा सा है, यूपी का 10वां हिस्सा भी नहीं है। वो वहां से ऐसे कुचक चलाना चाहते हैं कि बाकी सारे देश में वही मांगे उठने लगे। और इसीलिए चाहे वैक्सीन का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, वो सिर्फ आरोप ही लगाना उनका धर्म है, आरोप ही लगाना उनका कर्म है। वो सिर्फ झूठ पर आधारित जीवन जीते। जी सर। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन सभी राज्यों के लिए फ्री कर दी, विपक्ष इसको लेकर भी मुद्दा बना रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 75% तो काम केंद्र सरकार कर ही रही थी, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। अब कोर्ट तो आंसर पूछेगा बहुत सारे, और वो जो निर्णय को सुर्खी बनना चाहिए, वो निर्णय की बजाय बहस में जो बातें होनी है वो सुर्खी अखबार और चैनल बनाते हैं। तो 75% काम तो केंद्र सरकार कर ही रही थी, सिर्फ राज्य सरकारों का 25% काम था। अब मोदी जी ने देखा बड़ी राजनीति हो रही है, तो कहा चलो 25% बचा हुआ काम भी हम करेंगे, हम सारी वैक्सीन तुम्हें दे देते हैं, तुम इतना ही कर लो, उन्हें बांट दो और लगा दो लोगों को। अब वो उनका सारा मुद्दा फेल हो गया। फेल हो गया तो वो कहने लगे कि हम दबाव दे रहे थे इसलिए वो वैक्सीन फ्री की है। और मैं बता दूं आपको, जो फ्री का जो राजनीति है, फ्री पैसा खर्च करने की, ये राष्ट्र के लिए बड़ी घातक है। जब मुफ्त की आदत पड़ जाती है, आप सोचो कि वो पिज्जा खा सकता है 500 रुपए का आदमी, पिक्चर में 400 रुपए की टिकट खरीद सकता है, तो 300 रुपए के इंजेक्शन में किसी को मुसीबत नहीं आ रही। ये सब वितंडा है। वैक्सीन की कीमत पे कोई जनता नहीं बोल रही थी फ्री लगाओ हमें, वो 250-300 रुपया देने को तैयार थे। हालांकि फ्री लग रही थी सबको, मेरे को फ्री लगी, कोई पैसे मांग ही नहीं रहा था। अस्पताल में जाते थे लोग और वैक्सीन लगा के चले आते। तो जनता की डिमांड नहीं थी। ये राजनीतिक पार्टियां, उनको उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी वैक्सीन बना लेंगे, मोदी जी वैक्सीन दे देंगे सबको, इतनी तेजी से लगेगी और सारी वैक्सीन सबको लग जाएगी तो कोरोना नहीं फैल पाएगा और वो जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है वो नहीं चल पाएगा। ये सारी समस्या थी। वैक्सीन की कीमत का कोई सवाल नहीं था। अब उन्होंने वो राजनीति भी खिलाफ कर दी। अब कहते हैं ये हमारा दबाव था, उनका दबाव था, इनका दबाव था। ये सब बेकार की बात है, जनता समझ रही है। अब अखिलेश यादव कहते थे वैक्सीन बीजेपी की नहीं लगवाऊंगा कभी, अब उनके पिताजी ने लगवा रही है, वो भी लगवा रहे। और अचानक वैक्सीन बीजेपी से सरकार की हो गई, पहले सरकार की नहीं थी। अरे वैक्सीन पहले ही वैज्ञानिकों ने बनाई थी, अभी वैज्ञानिक बना रहे हैं, वही कंपनियां बना रही है। तो इतने पॉलिटिशियन ये बात क्या करते हैं समझ नहीं आ रही, बचकानी बात करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, कोई भी कुछ बोलने को स्वतंत्र है। और हमारे देश में स्वतंत्रता का जितना नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, इससे देश को बड़ा खतरा है। हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम कुछ भी कहने को स्वतंत्र है, हम राष्ट्र के विरोध में बोलने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्वतंत्रता जहां होती है वहां नुकसान होना जा रहा होगा। राष्ट्र के विरुद्ध बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये राष्ट्र बड़ी तेजी से। अब मोदी की गलतियां क्या है? मोदी की गलती है कि वो हथियार बना रहे हैं, आर्मी को मजबूत कर रहे हैं। मोदी की गलती है कि वो राफेल ले आए। मोदी की गलती है कि वो बड़े बड़े हथियार विदेशों से ले आए और अपने यहाँ बनाने लगे। एक जमाना था कि हमने बोफर्स तोप खरीदी थी जी। आज हम बोफर्स तोप कंपनी को हम सप्लाई कर रहे हैं पार्ट्स, इतनी तेजी से हम बढ़ रहे हैं। अब ये बात न तो हथियार कंपनियों को पचेगी, न विदेशी राष्ट्रों को पचेगी, न हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनको पच रही कि मोदी तो ऐसे काम करे दे रहा है कि इसको तो जिंदगी भर हटा ही नहीं पाएंगे, हम तो ऐसे विपक्ष में जीवित रहे, विपक्ष में मर जाएंगे। तो वो इस बात को उतरे आए हैं कि कुछ भी करो, देश का पूरा नुकसान करो, किसी तरह मोदी को हटाओ। और उसी का सारा बात। डोकलाम में चाइना हार गया, उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी चाइना को सपोर्ट करते थे और चाइना जब भी बॉर्डर पर आया कुछ उनको जमीन ले जाता था हमेशा।
पहली बार ऐसा हुआ कि चाइना को लगा हिंदुस्तान हमसे मजबूत है। अब ये मोदी की गलती थी, वही इतना मजबूत बन गया वो। अब विदेशी लोग डर रहे हैं तो सोचते किसी तरह भारत को गिराओ, और भारत को गिराने में यहाँ के राजनीतिक शामिल हो गए। ये दुर्भाग्य है जी। सर मेरा अब अगला सवाल है और सीधा सवाल है कि एलोपैथिक की कालेबाजारी पर योग गुरु रामदेव जी ने टिप्पणी करी थी, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल है इसका, इस पर तो मैं वैसे ही बोलना चाहता था। देखिए, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है बहुत अच्छी है। इसका ह्रास हो गया था, बहुत नीचे चली गई थी क्योंकि शुद्ध दवाइयां नहीं मिलती। लेकिन ये बात भी सच है कि बिना एलोपैथी के काम नहीं चलेगा। अगर कोरोना काल में एक ही अस्पताल में दोनों थेरेपी मिलके चलती तो इतने लोग नहीं मरते। अब दिक्कत यह है कि एलोपैथ को आयुर्वेद मंजूर नहीं, वो कुछ भी बोलने को तैयार है। ये बात सही है कि बाबा रामदेव ने कहा कि आपको जुकाम की दवा नहीं है आपके पास, बहुत सारी चीजों की दवा नहीं है, तो उन्हें बहुत बुरी लगी। लेकिन हमारे बाबा रामदेव ही थोड़े बड़बोले हैं, उन्हें एक साथ एलोपैथी को खारिज नहीं करना चाहिए ताकि वो उसके बिना भी काम नहीं चल सकता। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो एलोपैथी में जाना ही पड़ेगा, और टीबी की थर्ड स्टेज आ गई तो आयुर्वेद से ठीक नहीं होगी। तो दोनों ही बहुत जरूरी है और इनको मिला के चलाना चाहिए, जैसा प्रयास ये सरकार करना चाहती है। तो बाबा रामदेव भी सही कह रहे हैं, एलोपैथ भी सही कह रहे हैं, लेकिन आईएमए के लोग तो डॉक्टर नहीं थे। वो जो बोले थे ठीक है, अब नाम भूल रहा हूं उनका, वो एक्चुअली डॉक्टर नहीं, वो नेता बन गए। ऐसे ही बाबा रामदेव भी नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी ज्यादा बड़बोला नहीं होना चाहिए। उन्हें भी सोचना चाहिए जो दवाइयां उन्होंने बनाई थी उनकी क्वालिटी डाउन आ रही है। एक जमाने में मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूं, डरता नहीं किसी से। बता दें बाबा रामदेव को बहुत काम किया देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत काम किया है, मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन ये आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि मुक्तावटी दवा बनाई उन्होंने। मुक्तावटी खाने के बाद ब्लड प्रेशर की आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवा नहीं खानी पड़ती थी। आज वो मुक्तावटी की क्वालिटी डाउन आ गई, वो ज्यादा खानी पड़ेगी। ऐसे ही उनकी दवा कुछ दिन तक बहुत अच्छी चलती है, उसके बाद उसकी क्वालिटी, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। बाबा रामदेव जी को बताना चाहता हूं, उनका उपकार देश पे बहुत है, लेकिन उन्हें अपने आप पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए और सबके ऊपर कीचड़ न हो। जहां अपना काम करते रहे, कीचड़ किसी पर उठा रहे। और एलोपैथ का सवाल है, अब अस्पतालों में कोरोना के मरीज भर्ती हुए, मुझे तो गाजियाबाद का पता है, जितने मरीज भर्ती हुए आईसीयू में चले वो तो आधे से ज्यादा लौटे नहीं, क्योंकि वहां इलाज ही नहीं था कोई। वेंटिलेटर लगा दो लास्ट में। तो वो एलोपैथी में भी बहुत ज्यादा करप्शन है और आयुर्वेद में अच्छी दवाइयां उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो बहुत महंगी होंगी। अगर सारी दवाइयां डाली जाए तो जितनी कॉस्ट में एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवा आ रही है उससे दुगनी कॉस्ट में मिलेगी, लेकिन वो गारंटी से फायदा करेगा। पर ये ठीक है कि एलोपैथी भी चाहिए और आयुर्वेद भी चाहिए, दोनों के बिना गुजारा नहीं है। धन्यवाद। सर अगला मेरा सवाल जो है ये है कि सोशल चौकीदार ट्रस्ट को हमने लॉकडाउन के समय जनता की मदद करते हुए देखा, आने वाले समय के लिए सोशल चौकीदार ट्रस्ट का क्या लक्ष्य है? कुलदीप जी, मैंने अपने ट्रस्ट का नाम सोशल चौकीदार इसलिए रखा कि पैसे वाला आदमी अपना काम कहीं से भी करा लेता है, राजनीतिक आदमी अपना काम कहीं से भी करा लेता है, दबंग आदमी अपना काम करा लेता है, लेकिन इस देश में गरीब की सुनने वाला कौन है? गरीब के अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं। तो ये सोशल चौकीदार गरीब के अधिकारों का चौकीदार है। गरीब के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो चौकीदार, जैसे मोहल्ले का चौकीदार चोर से रक्षा करता है, इसी के गरीब को, गरीब पर हुए अत्याचारों, उसकी कठिनाइयों की रक्षा करने वाला ट्रस्ट है, इसलिए इसका नाम रखा सोशल चौकीदार। हमने कोरोना काल में बहुत लोगों की कोशिश करके एडमिशन कराए, बाद में अस्पतालों ने फोन उठाना बंद कर दिया, सरकारी लोगों ने फोन नहीं उठाए और यहां तक कि मेयर के फोन नहीं उठाए। तब भी हम काफी लोगों के प्राण बचाने में सक्षम रहे, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कुछ लोग हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी एडमिशन न मिलने के कारण उनके प्राण चले गए और उसका अफसोस मुझे सारे जीवन रहेगा।
अब फिर हम लोगों में मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को, मेरे दामाद को, बेटी को कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया, तो 20 दिन में बहुत कम काम कर पाया। मेरी पत्नी तो जब उनकी ऑक्सीजन 80 थी तब भी एडमिशन करा रही थी लोगों का, मैं भी लगा हुआ था, लेकिन वो काम हम उतना नहीं कर पाए जितना कर सकते थे, और हम अब कर रहे हैं और करते रहेंगे, और इसमें लोगों को आह्वान करेंगे, यंग लोगों का। अब हमारी उम्र काफ़ी हो गई, हमें ऐसे लोग चाहिए इसमें जो जुड़े, जो भाग दौड़ करके लोगों को, हम कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं, सरकार की इतनी योजनाएं, मोदी ने इतनी योजनाएं चला दी कि उनका लाभ गरीबों को पहुंचा दे, तब हमारा पूरा सोशल वर्क हो जाए और सुरक्षित हो जाए। जैसे आयुष्मान कार्ड बनवा दें लोगों के, राशन कार्ड जरूरतमंद के बनवा दें, और बहुत सारी योजनाएं जरूरतमंद की करा दी जाए, तो इससे ही बहुत भला हो जाएगा। और सोशल चौकीदार गरीब के साथ खड़ा है, पीड़ित के साथ खड़ा है, और जो दवा कुचला है, जिसको दबंग तंग कर रहे हैं, चाहे ब्याज वाले तंग कर रहे हैं, उसकी जमीन छीनने वाले भूमाफिया उन्हें तंग कर रहे हैं, और उनकी बहू बेटियों के साथ गलत नजर डाली जा रही है, उनके लिए चौकीदार लड़ रहा है। हम नॉर्मली मीडिया को ज़्यादा लिखते नहीं हैं, क्योंकि हम कुछ करके ज़्यादा बताना नहीं चाहते, बताने से उसकी गरिमा खत्म होती है। धन्यवाद सर, आप हमारे काल देशना चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सीधे सवाल का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने सोशल वर्क के बारे में पूछा, और मेरा अगला प्रोग्राम एक है, कोरोना जब कम हो जाए तो गाजियाबाद में ऐसे बहुत सारे हीरे हैं जो समाज का काम कर रहे हैं, किसी को बता दें। मैं सबको बुलाऊंगा, एक जगह सम्मानित करूंगा, और मैं आपको भी उस वक्त बुलाऊंगा कि सोशल वर्कर को सही माने में सोशल वर्क कर रहा है, उसको कोई सम्मानित नहीं करता, उसे अखबार में जगह नहीं मिलती। अखबार में राजनीतिक आदमी सोशल वर्क का दिखावा करता है, उसे जगह मिलती है। तो मैं ऐसे सारे सोशल वर्क को इकट्ठा करके एक जगह लाऊंगा, उन सबको नमन करूंगा, उन सबको सम्मानित करूंगा, ताकि सोशल वर्क की परंपरा आगे बढ़ती जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।